यूपीएसचं प्रिपरेशन इंग्लिशमधनं करत असताना इंग्लिशमधल्या नोट्स, इंग्लिशमधले माइंड मॅप्स, इंग्लिशमधली टीचिंग, इंग्लिशमधल्या पीडीएफ, पीपीटी या सगळ्याच्या सगळ्यात ते सुद्धा ऑनलाईन तुम्हाला मिळणार आहे ज्ञानदीपच्या यूपीएससी इंग्लिश मीडियमच्या बॅचमध्ये. ज्ञानदीपची इंग्लिश मीडियमची बॅच सुरू होते 16 जूनला. ही बॅच लाईव्ह कम रेकॉर्डेड असेल, म्हणजे जे तुम्हाला शिकवलंय हे लाईव्ह टीचिंग असेल आणि यासोबत जे काही लाईव्ह लेक्चर होईल, जर तुम्ही हे पाहू शकला नाही तर लगेचच्या लगेच पुढच्या 4 ते 5 तासामध्ये हे लेक्चर त्या ऍपवरती रेकॉर्डेड स्वरूपात तुम्हाला मिळणार आहे. मित्रांनो, ही बॅचची फीस आम्ही कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यूपीएससी इंग्लिश मीडियमच्या बॅचची फीस आहे फक्त 60,000 रुपये. ही फीस तुम्ही 5 टप्प्यांमध्ये म्हणजे प्रत्येक महिन्याला 12,000 असं 5 टप्प्यांमध्ये तुम्ही ही फीस भरू शकता. तुम्हाला याचा नक्की फायदा होणार आहे. महत्वाची गोष्ट काय आहे तर या ऍपमध्ये, या कोर्समध्ये आम्ही कोणतेही व्ह्यूजचं लिमिटेशन टाकलेलं नाहीये. व्ह्यूजचं लिमिटेशन नाहीये, पण बेसिक गोष्ट अशी आहे तुम्हाला फोन नंबर किंवा तुमचं डिव्हाइस चेंज करता येणार नाही. मात्र व्ह्यूज तुम्हाला अनलिमिटेड आहेत आणि याचा ऍक्सेस तुम्हाला कम्प्लिटली 2 वर्ष असणार आहे. या बॅचचा नक्की फायदा घ्या. अत्यंत माफक फीस मधली बॅच आहे, ते पण यूपीएससीच्या एक्सपर्ट फॅकल्टीज तुम्हाला शिकवणार आहेत. सो तुम्हाला सर्वांचं ज्ञानदीपच्या यूपीएससी प्लॅटफॉर्मवर मनापासून स्वागत आहे. धन्यवाद. Hello friends, welcome to Nandip IAS. My name is Mohit Sawant. So today we will be starting with the rather we can say one of the most important topic when it comes to UPSC preparation, and that is economics. The word itself is mysterious. That is, sometimes in your syllabus you see the word economics, sometimes you see the word Indian economy. So which word is appropriate here? So that is depend on the concepts. इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. इफ यू सी द रीसेंट पैटर्न और रीसेंट ट्रेंड इन द पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, तो अगर 2024 के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी आप अगर देखोगे तो इट सिग्निफाइज दैट कि यू मस्ट हैव द बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी सब्जेक्ट, राइट. अगर आपको इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज द नेचर ऑफ क्वेश्चन इज चेंजिंग डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी. सपोजेडली, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2024 के कंपैरेटिवली 2025 के अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपके पेपर में आपको क्या होने वाला है, तो थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चंस है. या मैं इसका मतलब है कि स्टेटमेंट लेंदी है, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 स्टेटमेंट से लेकर 3 स्टेटमेंट में जा रहे हैं. और अगर कंसेप्ट्स देखी जाए तो पब्लिक फाइनेंस के एक टॉपिक के बारे में 2 क्वेश्चंस पूछे थे इस बार 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स में. उसमें अगर आपने देखा होगा तो कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में पूछा है. आई मीन, यू मस्ट नो व्हाट इज फिस्कल डिफिसिट, यू मस्ट नो व्हाट इज प्राइमरी डिफिसिट, और इसके अकॉर्डिंगली आपको वो फॉर्मूलाज अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी था. ये सारी चीजें हमें यही सिखाती है या फिर यही बताती है कि यू मस्ट हैव द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वेरी थरो व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी सब्जेक्ट, राइट. ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स डीप डाइव इनटू आवर सब्जेक्ट. आज हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर है. ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं. वी विल बी कवरिंग द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. बेसिकली बेसिक्स का मतलब क्या है? ऑब्वियसली वी विल नॉट इमीडिएटली स्टार्ट विद द पर्टिकुलर टॉपिक टुडे, बट what we'll do is we'll see the prelims का वेटेज कितना है इकोनॉमी सेक्शन में, मेंस में इकोनॉमी सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है, what are the nature of questions with respect to prelims and with respect to mains when it comes to the economy section, and how we are going to proceed when it comes to the economy वाला डिस्कशन. हम अगले डिस्कशन सीरीज में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डीप डाइव इनटू द इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट. अगर आप यहाँ पे देखोगे, यस मैंने लिखा है इंडियन इकोनॉमी. आपने अगर गौर से आपका सिलेबस देखा होगा तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस टर्म इंडियन इकोनॉमी, कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं कहा गया है, आपको बताया गया है इकोनॉमी, एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया. सो इट इज इंडियन इकोनॉमी एंड नॉट द इकोनॉमिक्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन इकोनॉमी? सो व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली? सी, दीज आर द concepts. UPSC is demanding day by day concepts only. People have going madly against the current affairs. Okay, people are going against the multiple books or multiple sources when it comes to economy वाला section. But I must tell you my friends कि day by day UPSC का nature ऐसे होते जा रहा है कि they are going into the basics again and again.
सो बेसिक्स, कौन से बेसिक्स पता होने चाहिए? जैसे कि यहां पे दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स? डू यू नो द डिफरेंस? यस, द डिफरेंस इज बेसिकली इकोनॉमिक्स इज द इंपॉर्टेंट टर्म। जब हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, ओके, और इज द सब्जेक्ट मैटर विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइंस, फ्रॉम द फिलोसॉफी, ओके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले डिस्कशन हुआ इकोनॉमिक्स का, देन वॉट एवर रूल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स आर देयर, if the rules are being applied by a particular country to their own geography or territory, then we say that becomes that country's economy, right? इसीलिए the word we have used here is Indian economy and not only economy. Whenever you see the word economy, obviously there will be a prefix of particular country's name before that word, okay? Same goes with this Indian economy. तो सर मग what do you mean by economics? क्या होता है economics? तो बेसिकली सी, you guys have unlimited wants, yes or no? We have unlimited wants, but we have limited amount of resources, right? तो unlimited want and limited resources, तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, I'll tell you one example so that you will understand कि हम लोग जब प्रोसीड करने वाले हैं इकोनॉमी सेक्शन में, तो बेसिक एग्जांपल्स के साथ हमारे सराउंडिंग्स में जो कोई भी हम एग्जांपल्स एक्सपीरियंस करते हैं, उन बेसिक एग्जांपल्स के साथ हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, इसके लिए डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि यू हैव अनलिमिटेड वांट्स। आई एम सेइंग वांट्स एंड नॉट द नीड्स हियर। नीड्स, बेसिक नीड्स, वो तो आपकी फुलफिल हो गई, लेकिन यू हैव अनलिमिटेड वांट्स। तो इफ यू हैव अनलिमिटेड वांट्स, तो वो वांट्स फुलफिल करनी है कि सपोजेडली कि आई एम अ बैचलर एंड I am preparing for UPSC civil services and I get the pocket money of 10,000 on every month basis from my parents. Okay, this is the case. But now today I want to, या फिर इस हफ्ते मेरा बर्थडे है and I want to celebrate that birthday, so I need some extra cash, extra money. So I'll ask my parents, please give me 5,000 rupees, and they gave me the 5,000 rupees. So now I have the 5,000 rupees with me. That is my resource. Okay, but my wants are unlimited. I mean, मैं कहूंगा, कोई फ्रेंड्स मुझे कहेंगे कि चलो ट्रैक पे जाएंगे, बारिश का सीजन है तो ट्रैक पे जाएंगे, कोई कहेगा नहीं अच्छे से 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, कोई कहेगा नहीं शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे, ओके। तो ये वांट्स अनलिमिटेड होंगी, लेकिन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड 5,000 रुपीज से कैसे फुलफिल करना है? तो ऑब्वियसली आपका क्राइटेरिया क्या होगा ये फुलफिल करने के लिए? वॉट एवर चॉइस यू मेक टू चूज द option in your unlimited wants, the criteria you use is maximum satisfaction, yes or no, right? So when you will get the maximum satisfaction, then and there you will choose those alternatives. I hope you are getting this. And this is nothing but the economics. You have the unlimited wants, but you have the limited resources. और जब इसको फिट बिठाना है unlimited wants को unlimited resources के साथ, तो whatever rules or procedures we apply to that becomes the economics, okay? और ये जो rules और procedures हैं, ये हर कंट्री के साथ चेंज होगी, तो इसीलिए उसे कहेंगे उस कंट्री की इकोनॉमी. दिस becomes your Indian economy. Yes or no, right? I hope you are getting this thing, right? So these are the concepts we need to discuss. सही है, simple है. So economy is very basic और very interesting और very simple as well. ओके, यू डोंट नीड टू पैनिक. अगर किसी बंदे को, वही मैं अगली स्लाइड में वही डिस्कशन करने वाला हूं, अगर किसी को बहुत घबराहट होती है कि सर इकोनॉमी इज टफ, नो, सी देयर आर टू साइड्स ऑफ इट. सी, इकोनॉमी इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट if you understand it thoroughly, and obviously if you understand it from the what Mohit sir, okay, right? So that is just a joke, please keep it apart. लेकिन अगर आपको इकोनॉमी समझ लेना है तो बेसिक्स क्लियर करना होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है. और जिन बच्चों को कुछ मिथ्स होते हैं, वो मिथ्स अभी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, राइट? ओके, तो क्या क्या मिथ्स होते हैं सर? यहाँ पे मैंने एनलिस्ट किए हैं सारे मिथ्स, वो एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, देन विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सिलेबस. तो क्या क्या मिथ होते हैं सर? यहाँ पे दिया है आपको, अगर आपको पता होगा जनरल डाउट्स कि सर आई हैव नॉट स्टडीड दिस सब्जेक्ट बिफोर, सो
can we say this will be a tougher subject? Obviously the answer is not. Why it is not tough? If you apply some day-to-day examples and in your studies or to understand the concepts. For example, दूसरा एक example देता हूं कि sir, inflation. How to understand the concept of inflation in economy? In a very simple term, we can say the concept of inflation could be understood through आपका चाय वाला. Okay, आप 2 साल पहले चाय वाले से जो चाय पी रहे थे वो शायद थी 10 रुपए की, आज वो चाय है 12 रुपए की. तो why he has increased that 2 rupees? Because the cost of his raw material has increased. Okay, तो अगर उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट, चाय पत्ती हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, शुगर हो गया, तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई है. तो अगर इसकी कॉस्ट बढ़ गई है तो डेफिनेटली यू विल नीड व्हाट? he has to increase the cost. He will not reduce his profit. Yes or no? Right? फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो इसीलिए इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. हो गया, वेरी सिंपल. डिमांड पुल. इस पेन की कीमत थी कोविड रिलेट करेंगे. कोविड में जो सैनिटाइजर, जिसे कोविड से पहले किसी को पता भी नहीं था कि व्हाट डू वी मीन बाय सैनिटाइजर, बट स्टिल अ पर्सन हैज गॉट, स्टिल दैट थिंग और दैट गुड हैज गॉट अ वेरी मच इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, पैंडेमिक के वक्त. तो बहुत सारे लोग उस पर टूट पड़े. तो ऑब्वियसली द डिमांड हैज इंक्रीज्ड इन अ मेनी फोल्ड. तो फिर सप्लाई बढ़ाना होगा. लेकिन अगर सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ये जो गैप है या फिर ये जो डिफिसिट है, ये फुलफिल करने तक प्राइस तो बहुत बढ़ जाएगी उस गुड की. यस और नो? तो उसे कहेंगे इन्फ्लेशन. वेरी सिंपल. सो इफ यू स्टडी द सब्जेक्ट विद द डे टू डे एग्जांपल्स, okay, in your surroundings, then that subject has become very easy. And even if you have not studied it before, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बहुत इजी है. बहुत इजी करके हम लोग डिस्कशन करेंगे. ओके, हमारे लेक्चर का फॉर्मेट ही यही होता है कि we'll not consider how many number of lectures we have. Okay, we'll consider कि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, even though you are in the online format, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, we won't be fulfilling that, okay, completing that session. Okay, that is my personal promise to you from Nandip Academy. Okay, right? So even if you have not studied before, you don't need to worry about it. We'll cover that part. Okay, then need to become an expert. ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. Okay, बहुत सारे यूपीएससी ने ही कहा है कि हर कोई ग्रेजुएशन का बंदा अगर एग्जाम अपीयर कर सकता है, तो you don't need to be an expert in a particular subject to get a mark in that particular subject. Yes or no? Right? तो ये भी मिथ गलत है. टेक्निकल सब्जेक्ट है, नॉट फॉर ह्यूमैनिटीज, बट अगेन यूपीएससी ही इसे गलत प्रूव करती है. कैसे? यूपीएससी एनुअली एक रिपोर्ट पब्लिश करता है. लेटेस्ट वी हैव 22-23 का 73rd एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी, एंड दैट रिपोर्ट यूपीएससी इज सेइंग और क्लेमिंग दैट ह्यूमैनिटीज के बच्चे ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, नजर आ रहे हैं टेक्निकल सब्जेक्ट में, और टेक्निकल के बच्चे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. I'll tell you another example from the sociology optional perspective. I personally teach sociology optional as well. Okay, so if you have an inquiry of sociology optional, definitely you are welcome. This is my number. These are my personal numbers. You can connect over these numbers and I'll give you the information about optional as well. Okay, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का भी वही था कि टेक्निकल बंदा है, लेकिन सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो उसमें वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ये मैं नहीं, यूपीएससी बोल रहा है. राइट? So what this signifies? This signifies that there is no barrier that which background you are belonging from. Okay, if you are a humanity background, you are technical background, doesn't make any difference. You have to go for it. Definitely understanding जरूरी है. Okay, वो अगर हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then ये सबसे बड़ा एक मिथ होता है कि you need to mug up all the data. Okay, starting from unit 1 to last topic of the subject. बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. You are appearing for UPSC. If you are going for a MPSC or any other state services, then definitely you can consider mugging up the data of economy. But if you are going for a UPSC, considering the trend of the PYQs, then definitely you need not to mug up any sorts of data of economy section. कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि सर हमारा जीडीपी कितना है, सर हमारा पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है. सो दैट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो लेकिन ऐसा डेटा कितना होगा? हार्डली 10 to 15 पॉइंटर्स विल बी देयर इन एंटायर सिलेबस. ओके, लेकिन बाकी चीजें आपको मगअप करनी जरूरी नहीं है. कुछ जगह पे ट्रेंड एनालिसिस करना जरूरी है. जैसे कि फिस्कल डिफिसिट पिछले 5 साल से बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड.
that we will discuss. Don't worry, there's no problem in that. But whenever I tell you कि you need to understand this data or you need to remember this data, that is the only data you need to remember, or other thing there is no, or else there is no need to mug up any sorts of data with respect to economy. Clear hai? Yes or no? Right? I'll take all your doubts after the session, so please listen to the session carefully. Then after the session we will have 5 to 10 minutes to take your all doubts, whatever doubts you have with respect to this subject, with respect to anything. And even though your doubt could not get cleared here, you have my number, okay, and you directly connect to me on Telegram, on WhatsApp, anywhere, okay. I have given my personal number as well. This is my personal number. We will discuss over it, okay. ठीक है? हाँ, तो डेटा के बारे में हो गया, ठीक है. तो ये कुछ मिथ्स थे सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, वो शायद मुझे लगा था कि ये क्लियर करना जरूरी है. देन वी हैव थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में सिलेबस क्या है इकोनॉमी सेक्शन का, प्रीलिम्स में आपका वेटेज क्या है इकोनॉमी सेक्शन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं कह दूं कि ऑन एंड अराउंड 15 क्वेश्चंस आर देयर व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स. आज हम लोग प्रीलिम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी सेक्शन, सिंस दिस इज अ ओरिएंटेशन सेशन. बट डेफिनेटली आप सब्सिक्वेंटली व्हेन विल स्टार्ट विद द इकोनॉमी मेंस वाला डिस्कशन, तो उसमें सारा मेंस का पोर्शन कवर करेंगे. लेकिन पहले बेसिक कवर करेंगे, सारी कंसेप्ट, सारे टॉपिक्स, और उसके बाद जो मेंस वाला कंपोनेंट है तो वो कवर करेंगे. क्लियर? ठीक है. तो प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो 15 मार्क्स का वेटेज है इकोनॉमी सेक्शन में. 15 क्वेश्चंस, और इस 15 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली हो गए आपके 30 मार्क्स, राइट, प्रीलिम्स में. एंड अगर आपको, आई विल टेल यू द ग्राफ ऑल्सो, अगर आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो यू कैन नॉट स्किप दिस पोर्शन, ओके. यानी मोहित सर को आप स्किप नहीं कर सकते हो अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करनी है तो. सिंपल, राइट, ओके. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, बट द थिंग इज कि इकोनॉमी सेक्शन स्किप करना, इट माइट बी अ सुसाइडल अटेम्प्ट, ओके. सी द फिगर, सी द ग्राफ हियर. क्या कह रहा है ग्राफ? सिंपल, द ग्राफ इज टेलिंग अस कि सर ये जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, अगर इसमें आप देखोगे तो लास्ट ईयर 2024, अभी 2025 का प्रीलिम अभी हुआ है, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन वी डोंट हैव द कट ऑफ एज सच, ओके. क्योंकि रिजल्ट काफी शॉकिंग नहीं कहूंगा, लेकिन काफी कंफ्यूजिंग तो डेफिनेटली है. बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं कि आंसर की पब्लिश कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन यू नो यूपीएससी बीइंग एन ओपेक सिस्टम, they won't listen to anyone or anything. But still, that is not a case for the discussion today. But 2024 तक हमारे पास डेटा है, तो अगर 2024 का हमें देखें तो 87.98 was your जनरल कैटेगरी वाला कट ऑफ, ओके. हमेशा कट ऑफ जनरल कैटेगरी वाला ही कंसीडर करना है, राइट. बट एंड द इकोनॉमी सेक्शन कंस्टिट्यूटेड 28 मार्क्स. सो कैन यू गेस कि नियर अबाउट 90 कट ऑफ है और नियर अबाउट 30 आपके मार्क्स है. यानी 30%, 25 to 30% वेटेज इस सब्जेक्ट को है. यू कैन नॉट स्किप द सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स वाला सेक्शन, ओके. अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट. तो अभी प्रीलिम्स में देखते हैं सर कौन कौन सी चीजें सिलेबस में है प्रीलिम्स के लिए. सी, सिलेबस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स वाला पोर्शन, बिकॉज सिलेबस इज क्वाइट स्कैटर्ड हियर, राइट. जैसे कि यहाँ पे दिया है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, sustainable development, poverty, inclusion, demographic, social sector initiative. All these pointers are like, I mean, they are very scattered and they are very overlapping. जैसे कि अगर आप इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ ही जाएगा, राइट. इंक्लूजन या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ विल बी द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पॉवर्टी रिडक्शन विल बी द एफर्ट ऑफ इंक्लूजन, राइट. तो ये सारी चीजें, यानी ऑल दिस थिंग्स आर इन अ वे ओवरलैपिंग और स्कैटर्ड. इसीलिए प्रीलिम्स का सिलेबस हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. मेंस का सिलेबस आपको मगअप करना पड़ेगा. मेंस का सिलेबस इन अ वे आपको मेमोराइज करना होगा, पूरी तरीके से वो आपके मेमोरी में होना चाहिए. इट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल ऑल्सो, राइट. विचएवर ऑप्शनल यू हैव, राइट. सोशियोलॉजी होना चाहिए ऐसा नहीं है, कौन सा भी ऑप्शनल आपका हो, तो विचएवर ऑप्शनल यू हैव, यू नीड टू मग अप द सिलेबस, ओके. रिमेंबर होना चाहिए सिलेबस. तो सिंपल एक ट्रिक कीजिए, लिखने को शुरू कीजिए. अभी आपकी जर्नी अगर शुरू कर रहे हो, whenever you are giving this attempt, आप ये वीडियो 25 को देख रहे हो, 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो, या फिर कोई से भी साल का,
शुरू कर रहे हो तो शुरू से शुरुआत कीजिए, सिलेबस लिखिए, सिलेबस एक कम से कम 5 बार लिखिए। क्लेरिकल वर्क होगा, लेकिन वो लिखने से आपको क्या होगा, सिलेबस के इंटरलिंकेजेस समझ में आएगी, सिलेबस के पॉइंटर समझ में आएंगे थोड़े बहुत, राइट, लेकिन वो जरूरी है। सो दिस इज आवर प्रीलिम्स वाला सिलेबस। ओके, वी वोंट गो थ्रू दिस प्रीलिम्स वाला डिस्कशन। ओके, हमारा फ्लो थोड़ा अलग होगा डिस्कशन का, राइट। तो अगर प्रीलिम्स के बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल सिलेबस दिया है आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, पॉवर्टी में कौन सा टॉपिक होगा, क्या क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, फिस्कल पॉलिसी, इसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली आवर फ्लो इज रादर डिफरेंट देन दिस फ्लो। जैसे कि मैंने आपको कहा, वी विल ट्राई टू कवर द बेसिक टॉपिक्स फर्स्ट। ओके, वी विल ट्राई टू कवर द बेसिक टॉपिक्स एंड देन विल गो टू व्हाट, मेंस वाला टॉपिक। अभी सर ये बेसिक्स में क्या क्या आएगा, तो अगर आपको अभी के लिए बताना जरूरी है तो आई जस्ट टेल यू द लिस्ट। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यस, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, जीडीपी जीएनपी ये कंपोनेंट है। देन विल गो टू द इन्फ्लेशन, बैंकिंग, ओके, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, ये सारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एक स्लॉट में, राइट। फिर दूसरा स्लॉट होगा आपका डेवलपमेंट वाला, जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गिनी कोएफिशिएंट, ये डिस्कशन करेंगे, एचडीआई रिपोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन अगला कंपोनेंट होगा आपका टैक्सेशन। ओके, देन अगला कंपोनेंट होगा आपका एक्सटर्नल सेक्टर, पब्लिक फाइनेंस। ओके, देन द वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल मार्केट। तो ये सारे बेसिक्स कंपोनेंट या फिर बेसिक्स टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन विल मूव टू द मेंस वाला सेक्शन। ओके, समझ में आ रही है बात। फिस्कल पॉलिसी किसमें आएगा, फिस्कल पॉलिसी ऑब्वियसली दिस विल कम अंडर योर पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है रे, पब्लिक फाइनेंस इज योर बजट, वॉट एवर बजट, एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम कितना है गवर्नमेंट का, तो एक्सपेंडिचर एंड इनकम, इसका जो कैलकुलेशन है दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक फाइनेंस। दैट विल डिस्कस इन द पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक। ओके, सो हमारा फ्लो थोड़ा अलग होगा डिस्कशन का, ये समझ लीजिए। देन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स यू मस्ट हैव, ओके, what I am saying, you must have the list of important topics from the subject. Okay, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, this PPT you just connect with me, I'll share with you this PPT because this is the most important PPT when it comes to the topics, which topics you need to focus for the prelims, which topic you need to focus for the mains, that I have enlisted here. Okay, फिर NCERT भी पढ़ने हैं आप, आगे आपको पता चलेगा NCERT भी पढ़ना है तो कौन से NCERT पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये भी मैं बताऊंगा। ओके, उसकी भी इंडाइसेस, टॉपिक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है मैंने, वो देखते हैं आगे। तो सी व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एंड इफ यू वांट टू क्लियर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली आपके पास वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना। तो व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी इज नथिंग बट यू नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वेयर यू विल टेक दैट लिस्ट, तो ऑब्वियसली यू विल टेक दैट लिस्ट फ्रॉम द PYQs, राइट। PYQ आप लोग पूरे देखोगे पिछले 10 साल के, 12 साल के, और उसमें से एक आपकी खुद की लिस्ट बनाओगे कि सर दिस इज माई लिस्ट for which I think कि the questions will be there in this year's prelims। तो जैसे सारे questions analyze करने के बाद कहां से कहां तक, तो 2012 से 2024 तक के question analyze करने के बाद I have made this list। If you, अगर आपको वो दिख नहीं रहा है तो you can zoom in, but still I'll share this list with you। You just ping me or you just message me, I'll share it this with you। Okay, तो जैसे कि बैंकिंग, RBI, फाइनेंशियल सिस्टम, इन्फ्लेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे एलपीजी जो है 1991 में हमें जो रिफॉर्म्स हुए थे, 5 ईयर प्लान्स जो है, ओके, तो ये दो टॉपिक यूपीएससी ने 12 साल में 2 बार पूछे हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? लेकिन अगर आप कोई भी सोर्स रेफर करोगे, 5 ईयर प्लान्स का सोर्स रेफर करोगे या फिर आप रिफॉर्म्स एलपीजी का सोर्स रेफर करोगे, तो उसमें कम से कम 50-50 पेजेस आपको पढ़ने होंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अननेसेसरी यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू द नॉन प्रोडक्टिव टॉपिक्स। ऑब्वियसली एक बार पढ़ना जरूरी है तो समझ में तो आएगा, यू विल अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, वो समझना जरूरी है कि व्हाई देयर वर रिफॉर्म्स, वो सारी चीजें तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इन डेप्थ आपको व्हाट इज एल, व्हाट इज पी, व्हाट इज जी, ओके, 5 ईयर प्लान होते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1951 फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू लास्ट 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017, हर 5 ईयर प्लान में कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट हुई है, ये सारी चीजें आपको मगअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज द वेटेज इज वेरी लो, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना
कि whichever where you are investing your energy in, okay, एक वर्ड आपको आज से याद रखना है आपके प्रिपरेशन में, and that word is cost benefit ratio, right? What is this cost benefit ratio? See, whatever efforts you are putting in your preparation, okay, that effort should be channelized in a direction such that you will get the maximum out of it, okay? यानी अगर मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं तो आपका फोकस ये क्लियर होना चाहिए कि इन 2 घंटों में मुझे कितने मार्क्स गेन हो रहे हैं, राइट? इट इज नॉट लाइक दैट कि मैंने कितने पेजेस पढ़ लिए, मुझे कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ. दिस इज द प्राइमरी फेज, दैट इज ओके. लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इस टॉपिक में से मुझे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, ओके, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, कहीं पर भी हो. व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक, व्हाई आई एम स्टडीइंग दिस टॉपिक, दैट क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योरसेल्फ, ओके, व्हाइल रीडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अंडरस्टूड, राइट? तो ये समझ में आना चाहिए. तो कॉस्ट बेनिफिट रेशो, इसीलिए मैंने ये सारा आपको दिया है. अगेन वी डोंट नीड टू रेफर ऑल द टॉपिक. ये वापस हम लोग जब प्रीलिम्स के फेज में जाएंगे तब ये वापस डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं. अभी के लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया ये. यस, राइट, क्लियर है ये सारी चीजें. तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन. एंड कुछ फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ थंब रूल्स बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए, इकोनॉमी सेक्शन के लिए. The basic thumb rules with respect to economy when it comes to UPSC prelims. फिर हम prelims कंक्लूड करेंगे, फिर मेंस के सेक्शन में जाएंगे. तो बेसिकली सर बेसिक्स पे फोकस करना है, वो तो मैंने शुरू में ही 3 बार आपको बता दिया. अभी वापस रिपीट करूंगा तो इट विल बी काइंड ऑफ अ रिपीटेशन फॉर यू, राइट? सो क्योंकि आपकी जेन ज़ी जनरेशन है, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, राइट? क्या क्या पापड़ हमें बेलने पड़ते हैं आपके अटेंशन स्पैन के लिए, ओके, राइट? सो don't ignore the basics, right? That is for sure. Then what is happening? Selective covering of current affairs. Yes, ये एक पॉइंट है. जैसे कि मैंने शुरू में आपको एक वर्ड यूज किया था, we just have the mad rush against the current affairs. Yes, सर ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी मैगजीन, वो भी मैगजीन, पीटी पढ़ू, ये पढ़ू, वो पढ़ू, ये सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग. लेकिन जरूरत है कि नहीं यही पता नहीं है. बस वी आर गोइंग ऑन टू द मैड रश. ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, इसने बताया इस पीपीटी में से या फिर इस करंट अफेयर्स में से 10 क्वेश्चन इस साल आ गए, तो अगले साल भी डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि वही तो क्वेश्चन पेपर आपको दे रहा है ना बंदा, राइट? ओके, सो दैट इज नॉट ट्रू माय फ्रेंड्स, ठीक है? एंड व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी पर्टिकुलरली, भी डिटेल करंट अफेयर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इकोनॉमी के बारे में तो देयर आर कंटेम्पररी अफेयर्स, ओके, एंड नॉट द करंट अफेयर्स. व्हाई आई एम सेइंग दिस? व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्पररी अफेयर्स? तो बेसिकली कंटेम्पररी अफेयर्स इज द करंट अफेयर्स विच आर गोइंग फ्रॉम पास्ट 2-3 years, that becomes your contemporary affairs, okay? And the current affairs is something has happened suddenly, जैसे कि अनफॉर्चुनेट प्लेन क्रैश आपने सुना होगा करंट न्यूज में वगैरह, ओके, अहमदाबाद में जो हुआ अभी, तो वो अनफॉर्चुनेट है, दैट इज अ करंट अफेयर, दैट इज नॉट अ कंटेम्पररी अफेयर. कंटेम्पररी अफेयर का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हर साल ऐसे कोई प्लेन क्रैश हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो दैट विल बिकम द कंटेम्पररी अफेयर्स, ओके, राइट? सो यूपीएससी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी वाला सेक्शन इज इंटरेस्टेड इन द कंटेम्पररी अफेयर. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि अगर आपने सुना होगा कि अभी कोविड के बाद शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. डिस्कशन हर कोई, एक गली चौराहे का बंदा भी मुझे आके बोलता है कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाना है. हर दूसरा यूट्यूब वीडियो शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाओ और करोड़पति कैसे बनो, इसी पे है. ये सुनो, राइट? तो अगर ये चीजें हमें इतनी पता है, इसका अवेयरनेस अगर इतने ग्रासरूट लेवल तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब है कि यूपीएससी इज आल्सो इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू दैट, राइट? एंड वी हैव द टॉपिक इन आवर सिलेबस, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, ओके? फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये 2 टाइप है. ये सुनो, तो ये डिस्कशन हमें करना ही है, और इसीलिए पिछले 3-4 साल से हर साल 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में फाइनेंशियल मार्केट से आते ही आते हैं. अभी इस साल का भी 2025 का भी अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देयर आर क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मार्केट, ओके, राइट? तो ये हो गए कंटेम्पररी अफेयर्स. एकदम आज जो हुआ है उसके बारे में कल नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज द सब्जेक्ट इज लाइक दैट ना. सी, गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी के एस्पेक्ट में कोई पॉलिसी आज इंप्लीमेंट करती है, तो ऑब्वियसली उस पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो अगले 2-3 साल में ही तो नजर आएगा, या फिर उसी वक्त आज दोपहर 3 बजे एक पब्लिश कर दिया गवर्नमेंट ने पॉलिसी, ओके, इंप्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर इमीडिएटली अगले दिन
24 घंटे में उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ, वैसे नहीं होता है, राइट। इकोनॉमी में चीजें धीरे धीरे होती है और लेकिन वो लॉन्ग टर्म होती है, इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, धीरे धीरे होता है, राइट। तो ये ही सीन है। जीएसटी का इम्पैक्ट अभी तक हो रहा है, 2017 में इंप्लीमेंट किया था, 2025 तक जीएसटी का अभी हमें इंप्लीमेंटेशन दिख रहा है और उसके रिपरकशन पॉजिटिव है नेगेटिव है वो भी डिस्कशन में होते हैं। तो इसीलिए जीएसटी बिकम्स द कंटेम्पररी अफेयर्स। ओके, सो यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन कंटेम्पररी अफेयर्स एंड नॉट द करंट अफेयर्स। ओके, राइट। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिक टू वन सोर्स। नाउ यू हैव एम्पल ऑफ सोर्सेस इन द मार्केट, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे नाम है, राइट, पॉपुलर है, रेप्यूटेड है, बहुत सारे नाम है मार्केट में कि सोर्सेस कौन कौन से रेफर करें। मृणाल सर, विवेक सिंह, नितिन सिंघानिया, मोहित सावंत, राइट, बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो लेकिन इन सारे सोर्सेस में से सर हमें कौन सा रेफर करना है, व्हाट चॉइस यू विल गिव अस। तो द बेसिक चॉइस आई विल टेल यू हियर इज कि अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर माय सोर्स ओनली, राइट। यस, आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि दैट व्हेन यू रेफर माय सोर्स you don't need to go for pillar to post or anywhere else for the economy वाला सेक्शन। Are you getting it? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं यहाँ पे, मैं बहुत विनम्र से ये कह रहा हूं कि मेरा सोर्स रेफर कीजिए। अगर आप दूसरा कोई सेशन देख रहे हो या फिर इकोनॉमी के लिए दूसरे किसी को रेफर कर रहे हो तो बस वही रेफर कीजिए। स्टिक टू वन पर्टिकुलर सोर्स, डू नॉट चेंज योर सोर्स फ्रिक्वेंटली, बिकॉज ऐसे नहीं होता है कि सर मुझे इसमें एक समझ में आया, एक यूनिट इससे समझ में आया, दूसरा यूनिट इससे समझ में आया। ऐसे नहीं होता है बॉस, अगर समझ में आता है तो सब कुछ समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो इसीलिए अगर आप मुझसे या फिर नंदी पाए से इकोनॉमी सीख रहे हो तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गो फॉर माय सोर्स। आई विल गिव यू ऑल द पीपीटीज, ऑल द बेसिक रिक्वायर्ड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी एंड द अपडेटेड वन। आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सारी चीजें इंक्लूड करके ही मेरी नोट्स फॉर्म होती है और हर लेक्चर के पहले मैं ये नोट शेयर कर देता हूं, सो दैट बिफोर द सेशन विल गो लाइव, you will have your note with you and you can prepare those notes, you can see the lecture accordingly and you can annotate in your note only, right? Okay, simple है, clear है, yes or no, right? हाँ, तो stick to one particular source only, क्योंकि तभी एक सोर्स से एक कंसेप्ट 4 बार पढ़ने के बाद ही वो कंसेप्ट क्लियर होगी, या फिर एक सोर्स से एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, वही कंसेप्ट 4 और सोर्सेस से पढ़ रहे हो तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सारे सोर्सेस अच्छे ही है, कोई सोर्स बुरा है, कोई सोर्स बेटर है, कोई सोर्स बेस्ट है, ऐसा कोई नहीं होता है, सब कुछ सेम ही है यार। अभी तो यू आर लिविंग इन द एज ऑफ इन्फोडेमिक्स, है ना, इतना इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है, सो यू डोंट नीड टू चूज अ बेटर वन, बिकॉज ऑलिगोपॉली मार्केट है ना, मोनोपॉली नहीं है, राइट, इकोनॉमी है यहाँ पर भी, राइट, तो हर एक को बेस्ट होना ही होगा। सो वन सोर्स, देन डू नॉट unnecessary emphasize on budget and economic survey, because again I'll provide you all the notes with respect to budget and economic survey summary also. You don't need to again search for a budget or economic survey, या फिर अभी जाके बजट और इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट ले लीजिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और वैसे भी इसका वेटेज 5-6 साल पहले जितना था उससे कम हो चुका है हाल फिलहाल में, अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो, राइट। देन ये तो अभी आपने, ये तो एकदम रेटोरिक हो गया स्टेटमेंट कि पीवाईक्यूज आर द बैकबोन, बिकॉज आपने तो अभी तक ये पता ही कर लिया होगा कि पीवाईक्यूज आर द बाइबल, पीवाईक्यूज आर द गीता एंड पीवाईक्यूज आर द कुरान फॉर आवर प्रिपरेशन, राइट। पीवाईक्यू इज द अल्टीमेट थिंग। आप मेरी नोट मत पढ़िए लेकिन पीवाईक्यू पढ़िए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। मेरे नोट, जब मैं नोट डिस्कस करूंगा या फिर नोट टॉपिक डिस्कस हम लोग करेंगे, उस वक्त जो मैं नोट दूंगा डेफिनेटली वो नोट आपको डिटेल पीवाईक्यू के साथ होगी, राइट। Okay, again, that is, I have made that provision. You need not to again rush to pillar to post with respect to economy section. Okay, so PYQs are the backbone of our preparation. I'll give those PYQs. Reports, indices, schemes, no. Say no to them. That we will be covered. We'll cover in the prelims वाला topic. Overthinking थोड़ी कम करनी है, because ये specifically point with respect to economy में क्यों कह रहा हूँ, because when there is a question, okay, मैं ये कोई साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग इट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो व्हेन आई रीड फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, तो मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा डिस्कस करने लगता हूं कि मुझे लगता है फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, बट ऑल ऑफ द अबव इज नॉट द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो फिर क्या करें?
तो इसका मतलब है कि अगर डॉट कनेक्ट करने होंगे तो आई ट्राई टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स विच आई वांट इन इकोनॉमी। डेफिनेटली आप इन्फ्लेशन का कनेक्शन डायरेक्टली पब्लिक पॉलिसी से कर सकते हो, पब्लिक पॉलिसी का कनेक्शन एक्सटर्नल अफेयर से कर सकते हो, एक्सटर्नल ट्रेड का डिस्कशन आप आरबीआई से कर सकते हो। हर लिंकेजेस यहाँ पे सही है, करेक्ट है, लेकिन यू मस्ट नो कि वेयर यू हैव टू स्टॉप द थिंकिंग, राइट। तो स्टॉप कहाँ करना है वो पता होना चाहिए। दैट विल बी अ बेटर when it comes to MCQ solving of economy section. ठीक है? Then control the greed of attempting all the questions. Yes. See, you don't need to attempt all the question when it comes to economy section. मैं अगर आपको कहूं कि इकोनॉमी सेक्शन अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आप प्रीलिम्स पास नहीं होगे, ये स्टेटमेंट जितना ट्रू है उतना ही स्टेटमेंट ये भी ट्रू है कि इफ देयर आर 15 क्वेश्चंस वी नीड टू अटेम्प्ट ओनली 12 to 13 क्वेश्चंस. यस, 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे डेलिबरेटली यूपीएससी ने ऐसी जगह पे प्लेस किए होंगे कि आपका इससे दिमाग खराब होगा और उसका इंपैक्ट नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस में डेफिनेटली दिखेगा. इसीलिए आपको ये सवाल बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करने हैं. आर यू गेटिंग दिस थिंग, राइट? तो वो कौन से, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे जाके बताऊंगा. ओके, सो 2 से 3 सवाल आपको करने नहीं है, लेकिन ये 12 से 13 सवाल डेफिनेटली आने चाहिए. उसी पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, राइट? मैंने आपको प्रीलिम्स का ये दिखाया चार्ट, तो उसपे से आपको समझ में आया होगा. सो दीज आर द thumb rules before going into the economy section with respect to prelims. Okay, so I hope that is enough with respect to prelims. Now let's go to the mains वाला section. मेंस में अगर जाए हम लोग, यहाँ पे वेटेज आपको दिया है कि प्रीलिम्स इकोनॉमी सेक्शन मेंस में कहाँ है. तो GS3 अभी तक आई होप ये सारी चीजें पता होंगी कि इकोनॉमी सेक्शन GS3 का कंपोनेंट है जनरल स्टडीज पेपर 3. इसमें ये 6 कंपोनेंट है इकोनॉमी से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी तक. इन 6 कंपोनेंट में जो इकोनॉमी सेक्शन है दैट इज दिस वन फर्स्ट. ओके, इतना प्रेडिक्टेबल होता है GS3 का पेपर और इसीलिए शायद स्कोर नहीं होता है. प्रेडिक्टेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा. ओके, रादर आई वुड से कि नॉट ओनली GS3 बट entire mains is very predictable. 35% paper is repeatable or predictable from the PYQs. It is just like that कि that is not only the knowledge exam. मेंस में सिर्फ नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंस में आपका फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस, ये भी सारी चीजें टेस्ट होंगी. फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल टफनेस यानी आपको बॉस 4000 वर्ड्स सुबह लिखने हैं, सुबह के सेशन में 4000 वर्ड आफ्टरनून के सेशन में लिखने हैं. जब अभी इतना राइटिंग आप करोगे तो डेफिनेटली फिजिकली तो आप फटीग होगा ही ना, और मेंटली तो प्रॉब्लम होगा ही, राइट? सो अगर सिर्फ नॉलेज की एग्जाम होती तो स्कोर बहुत आता, लेकिन नॉलेज की एग्जाम मेंस नहीं है, प्रीलिम्स है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे इवन दो इट इज प्रेडिक्टेबल बट स्टिल वी कुड नॉट स्कोर एज कंपेयर टू अदर जीएस एज वेल. यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे 105 इज द हाईएस्ट स्कोर ऑन एन एवरेज आउट ऑफ ऑब्वियसली 250. ये बताने की जरूरत नहीं है आई होप आपको, राइट? कि जीएस का पेपर 250 का होता है. 12 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 10 मार्कर एंड 10 क्वेश्चन आर ऑफ 15 मार्कर, राइट? ओके, तो प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी होती है कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता सकता हूं. यस, ये आपको जो 2 10 मार्कर्स आएंगे इकोनॉमी सेक्शन के, दैट विल बी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो 15 मार्कर आएंगे दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, राइट? यस, आप चेक कीजिए, अभी इस साल की मेंस होनी है. जब मेंस होगी तो ये वीडियो वापस देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा, राइट? इंटरनल सिक्योरिटी अगेन सेम प्रेडिक्टेबिलिटी कि क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, देन क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20. सो अगर और क्वेश्चन सिर्फ नंबर प्रेडिक्टेबल नहीं है, टॉपिक भी प्रेडिक्टेबल है, रिपीटेड है, तो अगर ये प्रेडिक्टेबिलिटी है तो स्टिल पीपल आर नॉट स्कोरिंग बिकॉज ऑफ द साइंस टेक वाला एस्पेक्ट एंड बिकॉज सेम ही लिखे जा रहे हैं बच्चे. अगर जीडीपी पे क्वेश्चन है तो हर साल वही घिसा पिटा एग्जाम्पल देके वही सारी चीजें लिखने को मिल रही है और वही सारी चीजें इवेल्युएटर को पढ़ने को मिल रही है. तो इवेल्युएटर इज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वो भी फेड अप हो जाएगा ना कभी, राइट? सो ही विल नॉट गिव यू द मार्क्स. समझ में आ रही है बात? इसीलिए स्कोर आपका कम है GS3 में. और भी कुछ पॉइंटर्स हैं GS3 में स्कोर कम आने के, वो आज नहीं दूसरे किसी सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट? सो इकोनॉमी सेक्शन कहाँ है? तो इकोनॉमी सेक्शन का आउट ऑफ 250 50 मार्क्स इज द वेटेज ऑफ इकोनॉमी सेक्शन इन योर मेंस वाला डिस्कशन. ठीक है, राइट? तो ये मेंस वाला पेपर है जिसमें आपको ये सारी चीजें या फिर ये सिलेबस पॉइंटर्स दिए हैं. वी हैव 6 सिलेबस पॉइंटर्स विद रिस्पेक्ट टू मेंस इकोनॉमी, है ना? कौन कौन से हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इट्स इश्यूज,
देन गवर्नमेंट बजटिंग, वापस अभी अगर आप ये देखोगे, गवर्नमेंट बजटिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शायद ये इंडियन इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है यही सर बस प्रीलिम्स से रिलेटेड है, बाकी तो सेक्शन अलग ही है कुछ। ये भी है गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो सारे सेक्शन है, इसीलिए हम लोग ऐसे पर्टिकुलरली मेंस से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक्स करेंगे पहले इकोनॉमी सेक्शन का, वो जो मैंने अभी लिस्ट बताई आपको 10-15 टॉपिक्स की, वो बेसिक करने के बाद देन वी विल जंप टू द व्हाट मेंस वाला सेक्शन। ये सारी 6 चीजें हम लोग कवर करेंगे और उसी वक्त हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, यस और नो। मेंस में वेटेज कहाँ है, मेंस में सिलेबस क्या है, इसके लिए भी, मेंस के पोर्शन के लिए भी अगर सोर्सेस का आप पूछोगे तो डेफिनेटली I'll give you the sources with respect to mains वाला topic, my personal sources. You just need to refer those sources, nothing else. Clear है ना? This is clear, I hope. So this is the mains वाला portion. यही चीज है, मेंस का सिलेबस आपको मगअप करना है, मेंस का सिलेबस आपको रिमेंबर करना है। कैसे करना है वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग, है ना, एंड यू विल हैव योर मेंस वाला सेक्शन प्रिपेयर्ड, राइट। डन। ऑप्शनल के लिए भी वही फॉर्मूला है मेरे दोस्त। अगर मैंने आपको कहा कि जैसे कि इंपॉर्टेंस आपका प्रीलिम्स में इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है, वैसे अगर मेंस में इंपॉर्टेंट देखा जाए तो मेंस में कहाँ है एक्सेप्ट जीएस 3, तो देयर इज 1 एसे एवरी ईयर। अभी थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि 2020-2021 के बाद अगर ऐसे पेपर आपने देखा होगा तो 2 सेक्शन जो है ऐसे के, तो पहले था 2020-21 से पहले 1 सेक्शन इज ऑन द जीएस और 1 अदर सेक्शन इज ऑन द फिलोसॉफिकल एसे। लेकिन अभी सब्सिक्वेंटली दोनों टॉपिक्स ये या फिर दोनों सेक्शन ऐसे के फिलोसॉफिकल बेस्ड हो चुके हैं, इसीलिए नाउ वी हैव व्हाट इकोनॉमी का डिस्कशन ऐसे में थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पास्ट सेज दैट वी हैव 1 टॉपिक ऑफ इकोनॉमी इन एवरी ईयर्स ऐसे, राइट। तो वो इकोनॉमी अगर आपका स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली आप ऐसे डील कर सकते हो, लेकिन अभी ये थोड़ा कम हो चुका है। अगर दूसरे जीएस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जीएस 1, तो जीएस 1 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, यस और नो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। तो ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो उसमें जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको इकोनॉमी डिस्कशन देखने को मिलेगा या फिर क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी से देखने को मिलेंगे, यस और नो, राइट। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो इसीलिए ये हो गया पेपर 1 20 to 30 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमी वाला सेक्शन। पेपर 2 जीएस पेपर 2 मेंस की बात चल रही है, ओके, 30 to 50 मार्क्स। अगर जीएस पेपर 2 में आपने देखा होगा तो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, ये एक टॉपिक आपके जीएस 2 में है, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव दीज सब टॉपिक्स एंड दीज सब टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन योर इकोनॉमी वाला सेक्शन, राइट। सो 30 to 50 मार्क्स आउट ऑफ 250 will be there in your second paper with respect to economy वाला section, right? I hope you are getting this. ये मैंने overlapping आपको बताया, except GS 3, obviously ethics वगैरह में नहीं होगा इकोनॉमी, ऑप्शनल में भी नहीं होगा, लेकिन ethics 1 और 2 में आपको definitely देखने को मिलेगा। Done. So this is important of economy subject when it comes to your prelims, mains, right? Now let's move to कि सर सोर्सेस क्या यूज करने चाहिए। अगर आज अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, समझ में आ गया सर प्रीलिम्स में वेटेज कितना है, प्रीलिम्स में सोर्सेस कौन से हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे होते हैं, सारी चीजें समझ में आ गई। मेंस का भी डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, सिलेबस क्या है, मेंस के क्वेश्चन वगैरह वगैरह। नाउ लेट्स मूव टू द सोर्सेस कि सर ओके अभी शुरू करना है हमें, अगर हमें अभी आज से शुरू करना है तो विच सोर्सेस वी नीड टू रेफर। तो हमें तो कहा गया है सर कि वी नीड टू रेफर फ्रॉम द 9th क्लास ऑफ एनसीईआरटी। यस, स्टार्ट करना है हमें एनसीईआरटी से, ये तो पता है, ये तो बोला था सर हमें किसी ने, एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी कौन सा एनसीईआरटी? तो वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 9 वाला एनसीईआरटी। सो इज इट नेसेसरी? नो। सी, इफ यू आर गिविंग दिस ईयर्स अटेम्प्ट, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, माय फ्रेंड्स, यू नीड टू फोकस ऑन द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। 9th का एनसीईआरटी पढ़ोगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये सब ठीक है। लेकिन व्हेन यू गो फॉर द टाइम इन्वेस्टेड एंड रिटर्न्स अर्न्ड, तो इसमें रिटर्न्स बहुत कम है। तो इसीलिए ये चीज याद रखिए कि आपको क्या करना है,
ये एनसीईआरटी आपको स्किप करनी है। यस, वेरी रिस्पॉन्सिबली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, यू डोंट नीड टू रीड दीज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू स्किप इट। ओके, तो फिर क्या करें सर? तो यहाँ पे मैंने आपको, ये दूसरे भी एनसीईआरटीज हैं, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको एनसीईआरटी की टॉपिक लिस्टिंग दे दी है। अगर आपको वीडियो में ये दिख नहीं रहा होगा तो डोंट वरी, जैसे कि मैंने कहा, जस्ट पिंग मी ऑन दिस नंबर, आई विल शेयर दिस पीपीटीज विथ यू, सो यू विल हैव द टॉपिक लिस्टिंग ऑफ एनसीईआरटीज। तो आपको 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, ये दो ही स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी रेफर करने हैं। ये सेशन खत्म होने के बाद आपको अगर इकोनॉमी सेक्शन शुरू करना है, यू कैन स्टार्ट विद इट, ओके, विद दिस एनसीईआरटीज। तो यहाँ पे यूनिट 1, चैप्टर 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जितने जरूरी है करने के लिए वही मैंने यहाँ पे दिए गए हैं। इससे ज्यादा आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, यस और नो। ये तो हो गया 11th की एनसीईआरटी के बारे में। सेम थिंग आई हैव गिवन हियर फॉर द 12th क्लास एनसीईआरटी। फॉर द सेक ऑफ प्रूफ मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे दिया है आपको। रिसेंट 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वी कैन डायरेक्टली ट्रेस इट बैक टू द एनसीईआरटी वाला टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर फैक्टर डिटरमाइन द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिमांड, राइट। तो ये होगा आपका इकोनॉमी के एनसीईआरटी का डिस्कशन। तो बस ये दो एनसीईआरटीज आपको पढ़ने की जरूरत है ज्यादा। जैसे कि मैंने कहा 11th का 1, 12th के 2 एनसीईआरटीज पढ़िए, आपका काम खत्म हो जाएगा, या फिर दैट इज more than enough for you when it comes to economy वाला NCERT. So you can start it from today itself. Okay? अगर आपको कोई डाउट है या फिर you can reach out to me, but still you can start it from today itself. अगर इकोनॉमी में आपको डिस्कशन करना है तो, राइट? तो ये हो गया सब कुछ NCERT के बारे में। फिर then now we have last 5 to 10 minutes with us. So I would like to discuss some general point of view since this is our orientation session. So I would like to discuss some general pointers with respect to the UPSC preparation and not only with respect to economy section. Yes, clear? तो क्या क्या चीजें हैं, इसीलिए मैंने इसे कहा है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर आपने शक्तिमान देखा होगा, राइट, आप तो 90s के किड्स हो ना, आप जेनजीज हो, मिलेनियल जो थे आपसे पहले वाली जनरेशन लाइक मी, तो हम लोग शक्तिमान बहुत देखते थे। तो उसमें ये स्टेटमेंट था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सो माय फ्रेंड्स, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विथ योर यूपीएससी जर्नी, ओके, मैं ये ओवरऑल यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में कह रहा हूं, तो यू टेल मी कि हैव और यू आस्क्ड योरसेल्फ, हैव यू थॉट अबाउट दिस थिंग कॉल्ड व्हाई? Why you have entered into this stream? Has anybody forced you to join this UPSC wala thing? Has anybody compelled you? Has the peer pressure got into the trouble कि okay sir अभी UPSC करना है या फिर नहीं, कुछ भी नहीं करना है, right? ऐसा कुछ नहीं है। That is plainly your choice. Yes or no? Right? Ask yourself, is it your choice or is it parental pressure? Is it peer pressure? Is it societal pressure? Is it financial pressure? कौन से टाइप का प्रेशर है? सोशियोलॉजी में हम लोग ये डिस्कशन करते हैं, राइट? तो ये कौन से टाइप का प्रेशर है कि आपको यूपीएससी करने के लिए पुश कर रहा है? तो डेफिनेटली द आंसर वुड बी, आपको आंसर मिलेगा सर ये कोई भी प्रेशर नहीं है, द ओनली थिंग इज दैट इज माई चॉइस। सी, इफ द आंसर इज कि द चॉइस इज माइन, डेफिनेटली आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है। जैसे कि बहुत बार आप लोग सेक्शनल टेस्ट, अभी यहाँ नैनदीप में भी हम लोग रेगुलरली आपकी आंसर राइटिंग पे डिस्कशन करेंगे, रेगुलरली आपकी टेस्ट होंगी, प्रीलिम की टेस्ट होंगी, ये सारी चीजें होने वाली है। बट स्टिल कुछ कुछ ऐसा होगा कई बार कि सर आज संडे की, इस वीक की संडे की टेस्ट है इकोनॉमी की, मैंने टेस्ट दे दी, मैं तो बहुत पढ़ाई करके गया था सर, आप तो मेरे फेवरेट टीचर हो, मैंने सारी आपसे जो कुछ भी है नोट्स अच्छी तरीके से पढ़ लिए, सब कुछ डिस्कशन कर लिया, लेकिन आई कुडंट स्कोर गुड मार्क्स इन दिस संडेज टेस्ट, सो नाउ आई फील बैड। ओके, ठीक है। सी, फीलिंग बैड, अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कुछ चीजों से और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर फीलिंग बैड, दैट इज कंप्लीटली ओके विद इट। ओके, ये कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड इमोशन तो नहीं है ना, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग, दैट इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बेसिकली रिलैक्स रहना है ना, एंड उसी वजह से फिर आपको क्या करना है, टेस्ट खत्म हो गई, मार्क्स कम आए, क्यों कम आए, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, और ये फाइंड आउट करके फिर
इमीडिएटली नेक्स्ट डे से वापस शुरू करना है. सो यू नीड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, ओके, इन योर प्रिपरेशन. ये याद रखिए. ये बहुत ही रेटोरिक भी होगा, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट भी है कि कंसिस्टेंसी इज द किंग इफ यू हैव टू क्वालिफाई द यूपीएससी वाला डिस्कशन, राइट. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दैट मैटर, अगर आपको क्वालिफाई करनी है तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इनफ. यस, फेल्योर आएंगे, छोटे मोटे फेल्योर आएंगे, बहुत सब कुछ आएगा, लेकिन सी you need to fought multiple battles before winning the war. Okay, ये तो सुना होगा ना फ्रेज आपने, battles और war, इसके बारे में डिफरेंस पता है ना. तो you need to fight multiple battles before winning the war. वही है multiple battles. यहाँ पे आने के बाद आपको कोई वर्ल्ड या फिर सोसाइटी से मल्टीपल बैटल्स नहीं लड़ने हैं, खुद से लड़ने हैं. और अगर खुद का बैटल अगर आप जीत सकते हो तो इसका मतलब है आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो. दैट इज द वेरी बेसिक थिंग आई नीड टू टेल यू हियर. ओके, सो कंसिस्टेंसी इज द की माय फ्रेंड. कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है. अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, वो तो पार्ट एंड पार्सल है, वो तो वैसे भी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है. तो यूपीएससी की किस खेत की मूली है, राइट. तो आपको अप्स एंड डाउन्स आने होंगे, वो आएंगे, वो एक्सपेक्ट करके, वो सहजता से उसे पार करके आपको कंसिस्टेंटली आपका एफर्ट शुरू रखना है. देन मैच्योरिटी. यस, यू नीड टू हैव द मैच्योरिटी व्हाइल हैंडलिंग द प्रेशर सिचुएशन, है ना. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर मेंस में हमें डिस्कशन करना है तो 4000 वर्ड यू हैव टू राइट डाउन इन अ फर्स्ट सेक्शन. पहले सुबह 3 घंटे 4000 वर्ड्स, दोपहर के 3 घंटे 4000 वर्ड्स. तो उसमें आपको मेंटल टफनेस आपका चेक होगा, राइट. तो you need to have that much maturity to handle the pressure. Okay, ये प्रेशर आपको डे टू डे लाइफ में भी मिलेगा. जैसे कि मैंने अभी आपको इस प्रेशर के बारे में कुछ डेफिनेशंस बताई, जैसे कि पीयर प्रेशर हो गया, मेंटल प्रेशर हो गया, राइट, खुद का, फिर आपका फाइनेंशियल प्रेशर हो गया, फिर आपका फैमिली प्रेशर हो गया, सोसाइटल प्रेशर हो गया, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं. सो यू नीड टू हैंडल दैट प्रेशर एंड कामली, quietly, and you need to continue your preparation. That is the basic important. That is the point here with respect to maturity. Then about personal mentorship. This is again most important thing. Personal mentorship. Personal mentorship का मतलब है किसी, अभी बहुत सारे क्लासेस में, even in the Nandip Academy also will provide you the personal mentorship. That is no point, no, I mean उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो हम लोग करने ही वाले हैं. But still, what I'll tell you is, see, now you are going through the orientation sessions. There are various orientation sessions, but these orientation sessions are of different faculties. इन सारे फैकल्टीज में से कोई तो फैकल्टी होगी जो आपको रिलेट हो सकती होगी. अगर मैं आपको रिलेट हो रहा हूं तो गेट कनेक्टेड विथ मी थ्रू आउट द ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. ऐसा नहीं है एक बार एक मेंटर से बात कर ली, फिर मैं उस मेंटर ने मुझे जो टास्क करने के लिए कहा वो मैंने नहीं किया, तो नाउ आई एम शिफ्टिंग माय मेंटर. नो, फेस दैट मेंटर. ओके, राइट. मेंटर, योर मेंटर इन दिस सिस्टम विल बी योर पर्सन लाइक अ फैमिली डॉक्टर, राइट. फैमिली डॉक्टर जैसे होता है कि जो आपके बारे में सब कुछ जानता है. तो अगर आपको यहाँ 1 साल या फिर कम से कम टाइम में आपको अगर यूपीएससी एग्जाम क्लियर करनी है तो यू नीड टू हैव अ मेंटर. ओके, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस बस सिलेक्ट कीजिए, आप कोई भी फैकल्टीज, नैंदीप एकेडमी की भी जो सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज है उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो. बट वंस यू सिलेक्ट योर मेंटर, सिलेक्शन के लिए अगर आप टाइम लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. बट आफ्टर द सिलेक्शन यू डोंट चेंज योर मेंटर. ओके, ये चीज याद रखिए, बिकॉज ही और शी माइट नो कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो या फिर आपके प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं और आपको कैसे क्या चीजें डील करनी है, राइट. तो वो अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं. Choose your mentor wisely, but after choosing the mentor, stick to him or her for at least 1 year. This is the point I want to make here. Clear है, right? And then ये तो हो गया सर सेल्फ डाउट, मैंने ऊपर ही आपको कहा. सेल्फ डाउट कब आता है? ये लास्ट वाला पॉइंट, जब यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स. when I start comparing myself with others, इसका मतलब क्या होता है? जब मैं कहता हूं कि सर मुझे तो इतने मार्क्स मिले हैं, सर मैं तो 4-4 घंटे लाइब्रेरी में या फिर मेरी सिटिंग, मेरी जो स्टडी रूम है उसमें 4-4 घंटे में बैठ रहा हूँ, स्टिल आई कुडंट गेट द मार्क्स, राइट. लेकिन वो बंदा है, वो तो 2-2 घंटे बैठ के भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया सर, राइट. सो व्हाट यू आर डूइंग इज, योर मेथड माइट बी रॉन्ग, बट यू आर अगेन कंपेयरिंग विद द रॉन्ग पर्सपेक्टिव और विद द रॉन्ग डायमेंशंस. दिस इज द पॉइंट हियर.
राइट। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, ओके। या फिर कह सकते हैं हम लोग कि यू नीड टू कंपेयर yourself with you only. Yes or no? I hope you are getting this. You need to compare yourself with you only and not with others. Right? जब आप खुद से खुद की कंपैरिजन करोगे और जब आप डे बाय डे खुद में इंप्रूवमेंट करते जाओगे, तभी आपका डिस्कशन या फिर हम कह सकते हैं बिट एंड पीसेस में ही इंप्रूवमेंट होगा। ऐसी कोई यहाँ पे मैजिक वॉन्ड नहीं है कि सर वो घुमा दी और फिर आपकी इंप्रूवमेंट ओवरनाइट आपकी 100% इंप्रूवमेंट होगी। दैट विल नॉट गोइंग टू हैपन हियर। सी, जर्नी लॉन्ग है, जर्नी पेनफुल है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, सो दैट यू विल टेक अ वाइज डिसीजन कि जर्नी शुरू करनी है या नहीं। यस, राइट। नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू नैनदीप एकेडमी, बट एनीवेयर यू गो, इफ यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, कम ऑन यार, सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने होंगे, राइट। एंड दीज आर द सैक्रिफाइसेस, दीज आर नॉट बेसिकली सैक्रिफाइसेस, व्हाटएवर यू डू एंड इवन इफ यू फेल इन दिस सिस्टम, तो ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो आपको डेवलप हो जाएंगे, और अगर वो डेवलप हो जाएंगे देन यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, सो दैट यू कैन विथस्टैंड विथ एनी फॉर्म ऑफ casualties, any form of cyclones in your life ahead. Okay, यही चीज कहना चाह रहा हूं कि UPSC is not the exam. That is this is my personal philosophy and I believe in it with the fullest. Okay, या फिर from the bottom of my heart I believe in this philosophy. I've been teaching economy and sociology optional from past 12 years, but believe me my friends, this is the philosophy. मैं आपके सामने स्टैंड क्यों कर सकता हूं? Because of this reason only, because I have been the student of UPSC and I have studied it very well. Yes, I know unfortunately I couldn't qualify in various stages of the UPSC, interviews हो या फिर दूसरी stages में हो, but still I am standing here in front of you and teaching you. Okay, अभी तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन में भी हम लोग ऑलमोस्ट 300-500 क्राउड को एट ए टाइम एड्रेस करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे जो दिया है वो UPSC ने ही दिया है, क्योंकि I was faithful enough, I was studious enough, and I was obedient enough while my preparation. Yes or no? So what you have to do is you just have to be faithful with yourself while preparing for this section UPSC, and then see the magic unfolding, right? तो एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, UPSC build your character, okay, right? And if your character is good, then definitely you will withstand with any adversaries in your entire life. Okay, so I hope you got this thing, and I hope you understood the economy wala section also, and you understood the UPSC wala section also, right? So on this note, let's conclude today's session, है ना? ठीक है, then thank you so much, bye bye, take care, मिलते हैं अगले इकोनॉमी सेशन में। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो you can reach out to me on my number. Okay, till then, bye bye, take care, और start preparing. UPSC प्रिपरेशन इंग्लिश मधनं करत असताना इंग्लिश मधल्या नोट्स, इंग्लिश मधले माइंड मॅप्स, इंग्लिश मधली टीचिंग, इंग्लिश मधल्या PDF, PPT या सगळ्याच्या सगळ्यात ते सुद्धा ऑनलाईन तुम्हाला मिळणार आहे ज्ञानदीपच्या UPSC इंग्लिश मीडियमच्या बॅच मध्ये। ज्ञानदीपची इंग्लिश मीडियमची बॅच सुरू होती 16 जूनला। ही बॅच लाईव्ह कम रेकॉर्डेड असेल, म्हणजे जे तुम्हाला शिकवलंय हे लाईव्ह टीचिंग असेल, आणि यासोबत जे काही लाईव्ह लेक्चर होईल, जर तुम्ही हे पाहू शकला नाही तर लगेचच्या लगेच पुढच्या 4 ते 5 तासामध्ये हे लेक्चर त्या ऍप वरती रेकॉर्डेड स्वरूपात तुम्हाला मिळणार आहे। मित्रांनो, ही बॅचची फीस आम्ही कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। UPSC इंग्लिश मीडियमच्या बॅचची फीस आहे फक्त 60,000 रुपये। ही फीस तुम्ही 5 टप्प्यांमध्ये, म्हणजे प्रत्येक महिन्याला 12,000 असं 5 टप्प्यांमध्ये तुम्ही ही फीस भरू शकता। तुम्हाला याचा नक्की फायदा होणार आहे। महत्वाची गोष्ट काय आहे तर या ऍप मध्ये, या कोर्स मध्ये आम्ही कोणतेही व्ह्यूजचं लिमिटेशन टाकलेलं नाहीये, व्ह्यूजचं लिमिटेशन नाहीये, पण बेसिक गोष्ट अशी आहे तुम्हाला फोन नंबर किंवा तुमचं डिव्हाइस चेंज करता येणार नाही, मात्र व्ह्यूज तुम्हाला अनलिमिटेड आहेत आणि याचा ऍक्सेस तुम्हाला कम्प्लिटली 2 वर्ष असणार आहे। या बॅचचा नक्की फायदा घ्या। अत्यंत माफक फीस मधली बॅच आहे, ते पण UPSCच्या एक्सपर्ट फॅकल्टीज तुम्हाला शिकवणार आहेत। सो तुम्हाला सर्वांचं ज्ञानदीपच्या UPSC प्लॅटफॉर्मवर मनापासून स्वागत आहे। धन्यवाद।